जब मेरी शादी होती तो मेरे अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख रुपए देकर कहते मेरी बेटी को तलाक दे दो, और अब मेरी तलाक हो चुकी थी। मेरे अब्बू हमेशा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर और मेरा तलाक दिलवा देते और मुझे कुछ भी ना बताते, और उसी रात अम्मा मुझे दूध में हल्दी डाल कर देती और मैं सो जाती। सुबह जब मैं उठती सब मुझे अजीब नज़रों से देखते। इस बार मैंने सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूँगी। जैसे ही झूठ मूठ की सोई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब मेरा पति मेरे रूबरू बैठा मुझे गौर से देख रहा था। मैं शादी की सेज पर बैठी खुद में सीसी सिमट सी जा रही थी। मुझे लगा अमन मुझसे कुछ कहेगा, लेकिन बहुत देर तक खामोश रहने के बाद मैंने अपनी पलकें उठा कर देखा और फिर मैं बोल पड़ी, अमन इतनी गौर से क्या देख रहे हो? लेकिन अमन की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वे कहने लगे, तुम बहुत हसीन हो। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी अम्मी कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। और अब जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं उस लम्हे पिघल गया था। मुझे तो समझ में नहीं आया था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वे मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं मुस्कुरा कर उसकी बातें सुनने लगी। वे बोलता चला जा रहा था, ज़ोया, मैंने अपनी अम्मी से कहा मुझे ये लड़की दिल से और जान से कबूल है। अम्मी ने भी अल्लाह का शुक्र किया कि मेरे बेटे का भी घर बन जाएगा। मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, और ना इसलिए उन्हें मेरी शादी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मैंने भी कहा, चट मंगनी पट बिया कर दीजिए, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और मम्मी ने भी मेरा कहना मान लिया। अब देखो ना, 2 महीने के बाद मेरी हो चुकी हो। ये 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करता तो दिल चाहता कि तुम्हें मैं अपने रूबरू ले आऊँ। ज़ोया, आज मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें पाने की खुशी भी सही तरीके से नहीं मना सकता था, और वक्त जुदाई का भी आ गया। अमन की ये आखिरी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैं बोली, अमन, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे हम कभी जुदा हो। अमन ने अफसोस से मुझे देखा था। ज़ोया, मैं जब से इस कमरे में आया हूँ मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि तुम ज़्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है और दिमाग में 25 लाख, क्योंकि 25 लाख छोटी रकम नहीं होती। अगर सारी ज़िंदगी भी कमा लूँगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर सकूँगा। मैं हैरत से बोली कि कौन से 25 लाख और कहाँ से आए हैं इतने सारे रुपए? तुम्हारे अब्बू ने मुझे रुखसती के वक्त ऑफ़र किया था कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को रुखसत कर कर घर ले जाओगे, तो अगर उसी तरीके से तलाक देकर तुम यहाँ पर छोड़ जाओगे तो तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अमन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उठी और अमन से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पापा मेरी शादी के लिए कितने परेशान थे और आप नहीं जानते उन्होंने कितने छानबीन करके ये रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब वे कहते थे कि शादी उम्र भर का बंधन होता है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूँगा। लेकिन अब ऐसे कैसे हो सकता था कि मेरे अब्बू मेरी तलाक दिलवाना चाहते थे? आप ये सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सच है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, लेकिन मैं इस मजाक की वजह से आपसे रूठ गई तो मैं मानूंगी नहीं। और तो फिर अमन बोले, मुझे माफ़ कर देना प्यारी ज़ोया, मुझे माफ़ कर देना, इसलिए मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपने पूरे होश आवाज़ में तलाक देता हूँ। अमन ने मुझे एक ही सांस में 3 तलाक दे दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। अमन बोला, बस बस, अब ये रोने का वक्त नहीं है। मुझे डर है कि ज़रा सी देर में ही तुम्हारे अब्बू फैसला ना बदल दे, कभी 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आता हूँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अमन ने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए मुझे बाहर ले आया था। गाड़ी में बैठाकर मुझे मेरे घर की तरफ दरवाजे तक ले आया। उसने घंटी बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला और अब्बू की तरफ देखकर अमन बोला, ये रही आपकी अमानत, अब आप मुझे रकम दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे अब्बू ने मेरी आंखों के सामने अमन को नोटों से भरा एक सूटकेस थमा दिया। अमन वापस चला गया था, तो अब मेरा वहाँ क्या काम था?
और मैं अंदर आई और मुझे सोफ़े पर बिठा कर बोले कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताओ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया था? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटी का घर बसाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन आपने तो मेरे शौहर को पैसे का लालच देकर मेरी तलाक करा दी। अब मैं तलाक का ठप्पा लगाए माथे पर सजाए कर कहाँ फिरूंगी? इतने में मुझे हिचकी आने लगी और अम्मी मेरे लिए हल्दी का दूध लेकर आई। वे कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी कि मेरा घर उजड़ चुका है, मैं शादी की पहली रात ही तलाक मिल चुकी है और मैं घर वापस आ चुकी हूँ और इन सब के पीछे मेरा सगा बाप है। आप मुझे दिलासा देने की वजह से मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई है। यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? मेरी मम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अब्बू ने मुझसे कहा, जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर बताया, अमन और उसके घर वाले बहुत ख़राब लोग हैं, वे वाकई कई लड़कियों से शादी कर चुका है। मैं हैरत में आ गई। मैंने सोचा शायद ये झूठ खबर है, इसलिए मैंने अपने तरीके से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ अमन वाकई में सच में एक अच्छा लड़का नहीं है। तुम मेरी एक लौती औलाद हो, खुद ही बताओ मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? मैं गुस्से से बोली, अब्बू आपने पहले ही पता क्यों नहीं लगवाया था? पहले ही क्यों तफ्तीश नहीं कराई? मंगनी टूट जाती, मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर घर आई हूँ, मैं दुनिया को क्या शक्ल दिखाऊंगी? वे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब्बू बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था, ये नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर हमारे जो मेहमान जो घर पर आए हुए थे वो बाहर आ गए। वह ये नज़ारा देखकर हैरान हो गए। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिलाया और अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हर तरफ खामोशी खामोशी छा गई। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। अगले दिन जब मेरी दोपहर के वक्त आंखें खुली तो तुम अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था कि मुझे तो तलाक मिल चुकी है। यह बात सोचते ही मेरा दिल टूट जा चुका था। मैं जल्दी से उठी और बाहर आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी वे मुझे बहुत ही अजीब ही नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था और इतना सभी नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पाई। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले आई और कहने लगी, बेटा जोया, तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हारा घर ज़रूर बसाओगी और ऐसे शख्स के साथ तुम्हारा हमसफ़र बनाओगी जो तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हें इस दुनिया की खुशियाँ दिलाएगा। तुम ज़्यादा दुखी मत हो। जब तक सारे मेहमान ना चले जाए अम्मी के कमरे में ही छुपी बैठी रही। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और अमन के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। उसने मैसेज में इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसने मैसेज में लिखा था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या कोई इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है? मेरे दिल से आवाज़ आई, ऐसा नहीं हो सकता। वह अब्बू से मुझे बेतहाशा नफरत महसूस होने लगी कि उनकी वजह से मेरा घर टूटा है। मैं लोगों से डरने लगी थी। इस वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। पर अब्बू जब ये सब देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते और वह मुझसे कहते कि बेटा जोया, बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूँ कैद करके मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, लेकिन अब वह ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेकर जाने लगे और वे मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते और वे हर वक्त मुझे समझाते रहते कि एक दिन वे मुझसे कहने लगे, चॉकलेट पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो कहने लगे कि चॉकलेट के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अब्बू मैं तो पहाड़ तक भी पहुंच सकती हूँ। तब अब्बू बोले, और अगर मैं तुम्हारे सामने एक तरफ चॉकलेट रख दूँ और एक तरफ बिरयानी तो तुम किसको चुनोगी? तो मैं एकदम से बोली, बिरयानी को, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत कम हो जाती। तब अब्बू बोले, जोया तुम अमन के लिए चॉकलेट की हैसियत रखती थी और पैसा बिरयानी की। उसने पैसों के खातिर तुम्हें छोड़ दिया। अब क्या तुम सारी ज़िंदगी रो रो कर घर में बैठी रहोगी? अब्बू की बातें सुनकर मैं और रोने लगी। वे सच तो कह रहे थे।
अमन ने मुझे छोड़ा था उसमें ना कसूर मेरे पापा का था और ना ही पैसों का था, कसूर तो उसकी नियत का था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अमन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूंगी। अब अब्बू मुझे नए रिश्ते के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई, मैंने अपनी राजमंदी बता दी। अब्बू ने उन्हें घर पर बुला लिया था और मेरी और आमिर की मुलाकात करा दी। आमिर एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे पता है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं आमिर की बात सुनकर पूरी राजमंद हो चुकी थी। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं आमिर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं इस बार मंगनी नहीं करना चाहती। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया। महज 2 हफ्ते बाद ही वह दिन आ ही गया जब मेरी और आमिर की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन इस बार शादी की रात को लेकर थोड़ा सा डर मेरे अंदर बना हुआ था। वे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं आमिर के कमरे में बैठी हुई थी, बहुत खुश थी। वह मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, सोया, मैं तुम्हें बहुत खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए? आमिर ने इस बात पर सिर हिला दिया और बोला, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। कभी आमिर के मोबाइल पर किसी का कॉल आया और उसने फ़ोन उठाया। बात करते करते उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब हो चुकी थी। वह कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन करने वाला शख्स ताबीरें देने लगा। फिर आमिर बोला कि मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ। फिर पता नहीं फ़ोन के दूसरी तरफ शख्स ने ऐसा क्या कहा कि आमिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आमिर ने फिर फ़ोन बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोला, जोया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह अल्फाज सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। मैं ठीक कर बोली, और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? फिर आमिर कहने लगा, मैंने 2 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा था। मेरी तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरी वजह से उस कंपनी में बहुत फ़ायदा होता था। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था, तब तुम्हारे अब्बा ने मुझसे पूछा था, बताओ आमिर, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैंने बोला था कि मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूँगा। अभी तुम्हारे अब्बू का कॉल आया था, वह मुझे 25 लाख रुपए देने को तैयार थे, पर तुम्हें मेरी बेटी को तलाक देना होगा। मैं कशमकश में पड़ गया कि एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा ख्वाब। चलो अब उठो, मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरा सर चकराने लगा था। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। उसका तो बोला, मैं खुद चली जाऊँगी। आमिर मुस्कुरा कर बोला कि ये मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे बोला, अगर मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँगा तभी वे पैसे देंगे। अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो मैं करूँगा। मैंने सर हिला दिया और मैं कुछ कहे बिना भी आमिर के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों के खातिर तलाक दे सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर आमिर ने ही ज़मानत दी और अब्बू मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। मेरे अब्बू ऐसे पूछ रहे थे कि जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ ना बोली और अब्बू बाहर निकलकर आमिर से बात करने लगे और मेरी अम्मी हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैं चीखने लगी और बोली, अम्मी, अब्बू ने मेरा दूसरी बार घर उजाड़ दिया है। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज़ आई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब किया है। आमिर अच्छा लड़का नहीं था, वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से में बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस आप कैसे संभाल लेते हैं, जबकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि एक शख्स उस काबिल है भी या नहीं। आपको तो लोगों की परख है ही नहीं, आप एक फेल इंसान हैं। मेरी आवाज़ से अम्मी दहल रही थी। अम्मी ने कहा, बेटा, ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून आ जाएगा। मैंने ना में सर हिला दिया, लेकिन अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाया। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल रहा था। मुझे नींद आ गई थी। अगले ही दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन ढल रहा था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर पर नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब मैं किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। अब्बू एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम बाहर आओगी, हमसे मिलोगी।
बातें करोगी, पर तुमने तो हमसे दूरी ही बना ली है। मैंने कहा, अब्बू मुझे बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, आपने मेरी तलाक क्यों कराई। अब्बू ने कहा, बेटा कभी कभी अपनी औलाद की बेहतरी के लिए माँ बाप को कड़वा घूंट पी जाना पड़ता है, वरना दुनिया में कौन ऐसा बाप होगा जो चाहेगा कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपने हथेली पर रख दूँ, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल भी इंसान की आजमाइश इसके लिए उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बहुत तकलीफ़ में किया है, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, अब्बू ये आखिरी बार था, अब मैं और अपने जज्बात के साथ नहीं खेलने दूंगी। अब्बू बोले, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं अपने अब्बू के साथ बैठने लगी थी, उनसे बातें करने लगी थी, मगर मेरे मन में बहुत से सवाल थे। अब वे मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे? क्या मेरे दोनों शौहर ही बुरे थे? मगर अब्बू पहले पता क्यों नहीं चलता था? शादी की रात ही क्यों पता चलता था कि मेरा शौहर अच्छा नहीं है, कि उसकी तलाक करा दो। चलो ये भी मान लिया कि उसको पता चल जाता था, फिर ये 25 लाख की रकम देकर तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं उन सवाल आपके जवाब में भी नहीं ढूंढ पाई थी कि अब्बू ने मुझसे कह दिया था कि मेरी बेटी तीसरी शादी करना चाहती है। मैं तो अब्बू की बात सुनकर आपे से बाहर हो चुकी थी। नहीं नहीं अब्बू, अब बहुत हो चुका। अब आपको मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब्बू बोले, बेटा अब की बार मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं बोली, अब्बू अब की बार रिश्ता मेरा आसमान से ही क्यों न उतर कर आ जाए, पर अब की बार मैं शादी नहीं करूँगी। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, मैं जब भी तुम्हें उदास और गुमज़दा देखता हूँ मेरा दिल रोने लगता है। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं तुम्हें यूं ही मायूस देखता रहा तो मैं अपनी जान अपने हाथों से ले लूँगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर घबरा गई थी, वे ऐसी हरकत भी कर सकते थे। मैं बोली, अब्बू आप मुझे मजबूर। अब्बू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने हाँ कर दी। अब मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इस बार ज़हनी तौर पर तैयार थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे शौहर ने भी मेरे बाप के कहने पर आकर मुझे तलाक दे दी। मैं गम में दुख में पागल हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या गलत है और क्या सही, और दिल में चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने बाप के घर से करूं। मुझे तीसरा शौहर भी मुझे मेरे बाप के कहने पर छोड़कर चला गया था, और अब मुझे अपने माँ बाप से नफरत हो चुकी थी। अब्बू अगर ये सब कर रहे थे तो मम्मी क्यों नहीं रोकती थी? वे बस मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हो जाती थी। 1 महीना भी मुश्किल से गुजरा होगा। मेरे अब्बू ने मेरी शादी का सोचा। मेरे अब्बू बोले, कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से में बोली, अब मैं आपके मुंह से दोबारा ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती। ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बन सकता तो मेरा भी क्यों बसेगा? मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को तकलीफ दूंगा। मैं अब्बू की तरफ गौर से देखने लगी कि ये क्या मोहब्बत है, या तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर क्यों? ये सवाल मेरे ऊपर सवार हो चुका था जिसका जवाब मुझे चाहिए ही था। इसलिए मैं बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता तो पहले से ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने की ही देर थी। मेरी शादी कर दी गई। मैंने लड़के से सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। मेरे अब्बू ने कहा कि लड़के को एक बार मिल लो। मैंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका अंजाम भी तलाक तक ही होना था। खैर मुकर्रर मेरी शादी हो गई। मैं शादी की सेज पर बैठी थी। रिजवान मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हो गई। मैंने तुम्हें जियो और जान से कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें थोड़ी देर में ही इल्म हो जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों मिली। वह हैरत से मुझे देखता रहा। आखिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिजवान ने उठकर दरवाज़ा खोला और वह बाहर निकल गया, और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि अब ना जाने क्या होगा। तभी रिजवान कमरे में आया और कहने लगा, जोया तुम्हारे अब्बू ने एक आदमी को भेजा था कि अगर मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो मुझे 25 लाख देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत को पैसों से खातिर तलाक नहीं दे सकता था। मैं बड़ी हैरत से अपने शौहर को देख रही थी कि मर्द ऐसे भी होते हैं जिनको पैसों का लालच नहीं होता। मैं रिजवान को आजमाने के खातिर कहने लगी, रिजवान मेरी पहली 3 तलाक भी इसी वजह से हुई है। वे मर्द मुझे पैसों के खातिर छोड़ जाया करते थे, लेकिन आप इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ सकते हो? रिजवान मुस्कुराकर बोले, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों का मेल होता है। मेरी पहली ख्वाहिश तुम मेरी बीवी है, पैसा नहीं। मुझे लगा मेरा दिल
खुशी से फट जाएगा। मैंने कहा, रिजवान एक बात कहूँ? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं इस चीज़ में बिल्कुल बेखबर हूँ कि मेरे अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, पर मैं हकीकत मालूम करना चाहती हूँ। मैं अब ये पता लगाना चाहती हूँ कि अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए आप मेरे साथ चले और अब मेरे अब्बू से ये कहे कि आपने मुझे तलाक दे दी है, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। और रिजवान ने मेरी बात मान ली और मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। अब्बू रिजवान से बात करने लगे, जबकि मैं घर आकर रोने लगी थी। माँ ने मुझे हल्दी वाला दूध लाकर दिया तो मैं नज़र बचाकर दूध गिरा दिया और खुद सोने का नाटक करने लगी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि बहुत से लोग आने लगे। पहले एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो वह कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। नर्स ने कहा कि ये लड़की किसी मर्द को अपने इर्द-गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों है? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, फिर आपको सुकून हो जाएगा। फिर एक वकील दाखिल हुआ। अब्बू ने नर्स की कही बातें वकील से बता दी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए। वहाँ पर रिजवान को भी बुलाया गया था। रिजवान बोला, जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुँचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर बोली, तलाक दे दो वरना अपनी जान ले लूँगी। मैंने उसे तलाक दे दी और ऐसा मुझे जोया के अब्बू ने कहने के लिए कहा था, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठकर बैठ चुकी थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने मुझे 3 बार तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, जोया आपके सगे वाले बाप ने अपनी सारी जायदाद मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में एक शर्त थी, जब तक आपका घर बस नहीं जाता ये जायदाद आपके नाम पर नहीं हो सकती। आपकी सौतेला बाप इसी वजह से शायद आपके साथ ही खेल खेल रहा था। वह हर बार आपको तलाक दिलवा कर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, वह दिमागी तौर पर बीमार है, और ऐसा ही बयान तुम्हारा शौहर भी दे जाया करता था। मैं हक्की बक्की रह गई कि जिसे मैंने अपना सगा बाप माना था वो तो मेरा बाप ही नहीं निकला। मैं बोली, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं होता तो क्या हुआ? अब तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिजवान कहने लगे, मैं बताता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने अब्बू के साथ रहते हुए दूसरे शख्स के ताल्लुक रख लिए थे और उस शख्स के साथ भागकर तलाक ले ली थी। तुम्हारे सगे अब्बू उसी सदमे में चल बसे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी कि तुम्हारी अम्मी की आंखों में शायद अब तक उसकी मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए भी बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज इस भरी दुनिया में मैं तन्हा रह गई थी। रिजवान ने मेरा साथ दिया था। मैंने अपने वालिदैन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? और जब तक उन लोगों की सज़ा नहीं मिल सकती, उनकी हसरत बदलने वाली नहीं थी। अब सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी थी। रिजवान और मैं दोनों ही सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। सच ही है, पैसा बहुत बुरी चीज़ है। ये अपने सगे लोगों का भी खून सफ़ेद कर देती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।